दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज के इस एपिसोड में हम बीते हफ्ते की 2 अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि नो फ्लाई जोन क्या होता है और रूस यूक्रेन जंग में ये चर्चा में क्यों है। और दूसरी खबर में जानेंगे कि जहां एक और मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के कई फायदे गिनाए जा रहे हैं, वहीं भूटान ने इस समझौते से खुद को अलग क्यों कर लिया है। लेकिन सबसे पहले बात नो फ्लाई जोन की। पिछले महीने जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब से जिन बातों की चर्चा जोरों पर है, नो फ्लाई जोन उनमें से एक है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नो फ्लाइंग जोन लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि यूक्रेन के एयर स्पेस को नाटो और अमेरिका नो फ्लाई जोन घोषित करे, ताकि रूसी विमान यूक्रेन में दाखिल नहीं हो सके। यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सेना द्वारा हमले के मद्देनजर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नो फ्लाई जोन स्थापित करने पर विचार करने के लिए कहा था। उनका कहना था कि नागरिकों की सुरक्षा और परमाणु दुर्घटना को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है। लेकिन नाटो और अमेरिका ने यूक्रेन की इस मांग को ठुकरा दिया है। इसलिए आज समझेंगे कि नो फ्लाई जोन आखिर होता क्या है, समझेंगे कि नाटो ने यूक्रेन की मांग खारिज क्यों कर दी। साथ ही आपको बताएंगे कि अब तक किस किस मौके पर नो फ्लाई जोन स्थापित किया जा चुका है। आसान भाषा में कहें तो नो फ्लाई जोन उस खास इलाके को कहते हैं जहां अनधिकृत विमानों को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं होती। आमतौर पर यह इलाका सैन्य ताकतें तय करती हैं। युद्ध या संकट के समय ऐसे जोन बनाए जाते हैं। इसके अलावा नो फ्लाई जोन का इस्तेमाल संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, जैसे कि शाही निवास स्थल, खेल आयोजन स्थल वगैरह। हालांकि आमतौर पर अस्थायी रूप से ही इसको लागू किया जाता है। सेना के संदर्भ में नो फ्लाई जोन का मतलब होता है कि उस क्षेत्र में कोई भी विमान नहीं जा सकता, ताकि किसी हमले या जासूसी को रोका जा सके। अगर ऐसे जोन में कोई दूसरा विमान घुसता है तो उसे जबरदस्ती नीचे उतार लिया जाता है या फिर मार गिराया जा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति की मांग के मुताबिक नो फ्लाई जोन लागू करने का मतलब यह होगा कि नाटो की सेना को अगर उस हवाई क्षेत्र में रूस का कोई भी विमान नजर आता है तो वे उसे सीधे निशाना बनाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उसे नष्ट भी कर सकेंगे। लेकिन नाटो ने यूक्रेन की मांग ठुकरा दी है। नाटो ने ऐसा किन कारणों से किया, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले ये जानिए कि दुनिया भर में अब तक कब कब नो फ्लाई जोन लागू किया जा चुका है। 1991 में खाड़ी युद्ध के बाद 1992 में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराक के दक्षिणी और उत्तरी हिस्से को नो फ्लाई जोन घोषित किया था। इसका मकसद देश के विद्रोही क्षेत्रों को तत्कालीन राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की सरकार द्वारा हवाई हमले से बचाना था। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले तक यह लागू रहा। 1990 के दशक में ही नाटो की वायुसेना ने बोस्निया और हर्जेगोविना में नो फ्लाई जोन लागू किया था। एक लंबे संघर्ष के बाद बोस्निया को यूगोस्लाविया से 1992 में आज़ादी मिली थी। तब बोस्नियाई सर्ब बलों से देश को हवाई हमलों से बचाने के लिए 1993 से 1995 के बीच वहां नो फ्लाई जोन लागू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1993 में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें सदस्य देशों को बोस्निया के हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए कहा गया था। तीसरा मौका 2011 में आया, जब लीबिया में लंबे समय तक सत्ता में रहे मुअम्मर गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया में उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की अपील करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तब नाटो ने लीबिया सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अत्याचार की आशंकाओं के बीच एक नो फ्लाई जोन स्थापित किया था। नाटो के दखल ने लीबिया के विद्रोहियों की काफी मदद की और गद्दाफी सत्ता से बेदखल हो गए। यह तो बात हो गई नो फ्लाई जोन के इतिहास की। अब यह जानिए कि नाटो या अमेरिका ने यूक्रेन में नो फ्लाई जोन स्थापित करने से इनकार क्यों कर दिया है। असल में अभी जो हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, उनमें वहां नो फ्लाई जोन लागू करने का मतलब है रूस से सीधा टकराव। अगर नाटो
यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करता है तो उसे निगरानी के लिए अपने फाइटर जेट यूक्रेन के ऊपर उड़ाने होंगे। इस दौरान नाटो का सीधा सामना रूसी विमानों और हेलीकॉप्टरों से होगा। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन चेतावनी दे चुके हैं कि अगर कोई तीसरा देश इस युद्ध में कूदा तो इसे सीधे संघर्ष में भागीदारी के तौर पर लिया जाएगा और रूस उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। यही वजह है कि बाइडेन प्रशासन समेत नाटो के तमाम नेता यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से साफ इनकार कर रहे हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि नाटो देश रूस से डरे हुए हैं। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोलनबर्ग के मुताबिक अगर नो फ्लाई जोन लागू किया गया तो इससे रूस के साथ नाटो देशों का सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा। अगर नाटो रूसी एयरक्राफ्ट और हथियारों को निशाना बनाती है तो इससे युद्ध के और भीषण होने की आशंका बढ़ जाएगी। नाटो के मुताबिक नो फ्लाई जोन की सिर्फ घोषणा नहीं होती बल्कि उसके लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ऐसा करने पर एक संपूर्ण संघर्ष की अपील होगी जिसमें कई दूसरे देश भी शामिल होंगे और इससे होने वाली मानव त्रासदी बहुत भयावह होगी। नाटो और पश्चिमी देशों का यह भी मानना है कि रूस और नाटो दोनों ही परमाणु शक्तियां हैं। अगर दोनों आमने सामने होंगे तो परमाणु हमले का खतरा भी बढ़ सकता है और वे ऐसा नहीं चाहते। यही वजह है कि पश्चिमी देश एक के बाद एक रूस पर आर्थिक पाबंदी तो लगा रहे हैं लेकिन नो फ्लाई जोन लागू करने से परहेज कर रहे हैं। पूरे मामले को जानने के बाद आपके ज़हन में एक सवाल उठ सकता है कि यूक्रेन नो फ्लाई जोन लागू करवाने के लिए नाटो या अमेरिका से आग्रह क्यों कर रहा है। असल में कहीं भी नो फ्लाई जोन लागू करना उस देश की राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन करने जैसा है। ऐसा करना तब संप्रभुता का उल्लंघन नहीं होगा जब उस देश की सरकार औपचारिक रूप से इससे सहमत हो, जैसा कि अभी यूक्रेन खुद अपने ही देश में नो फ्लाई जोन स्थापित करना चाहता है। तब इस हालात में उसकी संप्रभुता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 2011 में जब नाटो ने लीबिया में नो फ्लाई जोन लागू किया था तब यह लीबिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने जैसा था, क्योंकि ऐसा लीबिया सरकार की मर्जी के खिलाफ किया गया था। इससे पता चलता है कि जब इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना हो तो यह तभी मुमकिन है जब कोई बड़ी शक्ति ऐसा करे। बात चाहे इराक की हो या बोस्निया की या फिर लीबिया की, इन सभी में नो फ्लाई जोन लागू करने में अमेरिका और नाटो जैसी शक्तियों का ही हाथ था। कहने का मतलब ये कि जब नो फ्लाई जोन लागू करना हो तो यह काम केवल कुछ बड़ी शक्तियां या एक से बड़ी शक्तियों सहित देशों के समूह के जरिए ही हो सकता है। यही वजह है कि यूक्रेन नाटो और अमेरिका से नो फ्लाई जोन लागू करने की गुहार लगा रहा है। बहरहाल नाटो यूक्रेन की मांग को खारिज कर चुका है और देखने वाली बात होगी कि यूक्रेन रूस के हवाई हमलों से बचने का कोई विकल्प तलाश पाता है या नहीं। अगर आपको याद हो तो इसी कार्यक्रम के एक एपिसोड में हमने आपको बताया था कि जितने भी कार्बन नेगेटिव देश हैं उनमें एक हमारा पड़ोसी देश भी है। उसका नाम है भूटान। मतलब कि पर्यावरणीय प्रदूषण के लिहाज से यह मुल्क बहुत ही साफ सुथरा है। भूटान की यही खासियत अब एक उप क्षेत्रीय समूह के समझौते को अमली जामा पहनाने की राह में रुकावट बन रही है। असल में बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल ने मिलकर एक उप क्षेत्रीय समूह का गठन किया था। यह एक तरह का मोटर वाहन समझौता है जिसके तहत सामानों का मुक्त परिवहन और यात्रियों की आवाजाही पर सहमति बनी थी। लेकिन भूटान ने इस समझौते से खुद को अलग कर लिया। मतलब भूटान इस समझौते में शामिल नहीं होना चाहता। बीते हफ्ते फरवरी 2020 के बाद इस समझौते में शामिल देश के प्रतिनिधि पहली बार आमने सामने मिले। लेकिन इस बैठक के दौरान जिस समझौता ज्ञापन पर दस्तखत हुए उस पर भूटान ने अपनी सहमति नहीं दी है। पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि मोटर व्हीकल एग्रीमेंट आखिर है क्या। वैसे तो सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 2014 के नेपाल सम्मेलन में ही मोटर वाहन समझौते पर सहमति बननी थी, लेकिन पाकिस्तान ने जब इनकार कर दिया तब यह मामला अधर में लटक गया। फिर जून 2015 में भूटान की राजधानी थिम्पू में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के परिवहन मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें सभी देशों ने मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। इसे शॉर्ट में BBIN
मोटर समझौता भी कहते हैं या BBIN मोटर वाहन समझौता भी कहते हैं। इस समझौते के तहत लोगों की यात्रा, निजी माल, ढुलाई वाहनों के यातायात के नियमन को अमल में लाना था। समझौते का मकसद इस उपक्षेत्र में सड़क यातायात को सुरक्षित, आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल बनाना था। दूसरे लफ्जों में कहें तो चारों देश ट्रकों और दूसरे व्यावसायिक वाहनों को एक दूसरे के राजमार्गों पर चलाने की इजाजत देंगे। यानी चारों देश एक दूसरे के यहाँ अपनी पहुंच को आसान बनाना चाहते थे। यह आसान कैसे होगा, अब ये समझिए। मान लीजिए किसी ट्रक को कोलकाता से अगरतला जाना है। ऐसे में अगर गाड़ी भारतीय राज्यों से होकर जाएगी तो उसे अगरतला पहुंचने में 1550 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। लेकिन अगर वो ढाका यानी बांग्लादेश से होकर अगरतला जाती है तो उसे महज 640 किलोमीटर का ही सफर तय करना होगा। इसमें एक बात और समझने लायक है कि समझौते के तहत नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भारत के उत्तर पूर्व के इलाकों को जोड़ना ही अहम मकसद है। यह भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में म्यांमार और थाईलैंड इस समझौते में पर्यवेक्षक की भूमिका निभा सकते हैं। यानी भारत का पूर्वोत्तर इलाका दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पुल का काम कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के लागू होने के बाद चारों देश क्षेत्रीय समन्वय को स्थापित करने की दिशा में एक संस्थागत प्रक्रिया की शुरुआत कर पाएंगे। यात्रियों और वस्तुओं की द्विपक्षीय आवाजाही से इन देशों को लाभ मिलेगा और इस क्षेत्र का संपूर्ण आर्थिक विकास हो सकेगा। इससे यहाँ के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन से इन देशों के आपसी व्यापार में 60% और वैश्विक व्यापार में 30% इजाफे की उम्मीद है। अब आप हैरान होकर पूछेंगे कि इस समझौते में भूटान को क्या दिक्कत आ रही है। गौर करें तो पर्यटन भूटान में सबसे अहम आर्थिक क्षेत्र है। उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से ही आता है। वहीं दूसरी ओर पर्यटन पर्यावरण और सांस्कृतिक मूल्यों पर बुरा असर ना डाले, इस पर भी भूटान संजीदा रहता है। इसलिए भूटान ने हाई वैल्यू लो वॉल्यूम यानी उच्च मूल्य और कम मात्रा वाली पर्यटन नीति लागू कर रखी है ताकि देश में प्रदूषण पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। ऐसे में भूटान की सरकार को लगता है कि अगर 3 देशों के वाहन बिना रोक टोक उसके देश में दाखिल होंगे तो इससे पर्यावरण प्रदूषित होगा। यानी इस समझौते को लेकर भूटान की आपत्तियां उसकी स्थिरता और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को लेकर है। भूटान भारत में वायु प्रदूषण के हालात से काफी अच्छी तरह वाकिफ है। ऐसे में वहां बुद्धिजीवी और नागरिक दूसरे देशों की हजारों गाड़ियों को भूटान में दाखिल होने का विरोध कर रहे हैं। भूटान ने महसूस किया है कि गाड़ियों की भारी आमद से पर्यावरण तबाह हो जाएगा और उसकी पर्यटन नीति खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वहां की संसद ने इस परियोजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। हालांकि 2017 में ही भूटान ने इस समझौते से खुद को अलग करने का ऐलान कर दिया था। मौजूदा वक्त में भूटान इस समझौते में पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहा है। अब सवाल है कि क्या वाकई भूटान के इस समझौते से अलग होने के पीछे पर्यावरणीय चिंता है या इसका राजनीति से भी कोई ताल्लुक है। असल में भारतीय सरकार का मानना है कि भूटान का यह विरोध राजनीतिक नहीं लेकिन पर्यावरणीय है। वहीं एक्सपर्ट्स की राय इससे अलग है। दरअसल भूटान चीन और भारत की सैन्य और तकनीकी अंतर के प्रति सचेत है। भूटान को लगता है कि ये 2 एशियाई क्षेत्रीय शक्तियां एक दूसरे के साझेदार की बजाय प्रतिद्वंदी हैं। इसलिए भूटान समझता है कि ये शक्तियां अपने छोटे से पड़ोस के लिए एक चुनौतीपूर्ण और शत्रुतापूर्ण माहौल तैयार कर रही हैं। किसी भी सहयोग की गतिशीलता के लिए एक खुली सीमा बेहद अहम है। हालांकि कई देश खुली सीमा से डरे भी रहते हैं। भूटान भी इससे डरा हुआ है। दक्षिण एशिया ने सीमा पार आतंकवाद, मानव तस्करी, नशीली दवाओं की तस्करी और अन्य पर्यावरण संबंधी जोखिमों की चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आधुनिक तकनीकों के जरिए अवैध गतिविधियां सीमा पार तेजी से फैल सकती हैं। भूटान को डर है कि BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के बहाने भारत के चरमपंथी गुट भूटान में दाखिल हो सकते हैं। भूटान को यह भी डर है कि अलग अलग पृष्ठभूमियों वाले अधिक विदेशियों के आने से भूटान की शांति, एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा हो सकता है। इसलिए भूटान ने इस समझौते से खुद को बाहर कर लिया है। हालांकि भारत सरकार को उम्मीद है कि भूटान अपने इरादे पर पुनर्विचार करेगा और इस समझौते में शामिल हो जाएगा। तो ये थी आज के बुलेटिन की 2 कहानियां। अब जान लेते हैं इन पर आधारित 2 प्रश्न। पहला, नो फ्लाई जोन क्या है?
नाटो द्वारा यूक्रेन में नो फ्लाई जोन लागू करने से इनकार करने के पीछे के कारणों का वर्णन करें। दूसरा, BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट क्या है, इसमें भूटान के शामिल ना होने के पीछे की चिंताओं को रेखांकित कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।